जीवन के अंदर एक बात याद रखिएगा साथियों कि जब लक्ष्य असंभव लगने लगता है ना आपको, तो उस समय आप उसे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और उस वक्त आप नहीं जानते आप जीत के बहुत करीब होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। आज कक्षा 11 की पुस्तक हमने चला रखी है आरोह भाग 1 और आज उसका अध्याय अपना छठवां पाठ पढ़ेंगे। कृष्णनाथ साहब का क्या कुछ इस अध्याय के अंदर है वो तमाम चीज़ें देखेंगे। उससे पहले अनुरोध, मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी। इस पर 3300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप सर्च करते हो तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, साथ में कवि आदि गणेश हिंदी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अनुरोध करता हूँ साथियों आपसे कि मैं बहुत ईमानदारी से श्रेष्ठ तरीके से आपको अध्यापन करवा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें। वीडियो को लाइक किया करें जब भी आप देखें, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लाइक किया करें, शेयर किया करें और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ठीक है। जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अपनी अभी तक क्या क्या चीज़ें हो गई है। कक्षा 9 और 10 की चारों पुस्तकें कंप्लीट हो गई है। कृतिका और क्षितिज के गद्य और पद्य कंप्लीट। कक्षा 11 की क्लास में हमने वितान भाग 1 कंप्लीट कर ली, अंतराल भाग 1 कंप्लीट कर लिया और अभी अपनी आरोह भाग है जो चल रही है। और ये क्लास होती है पाठों वाली 3 PM के ऊपर, ठीक है। शाम को 8 बजे, शाम को 8 PM पर अभी हमारी काव्य शास्त्र क्लास चल रही है, जिसमें अलंकार कंप्लीट कर लिए हमने और छंद चल रहे, जिनमें चौपाई हो गया, कल हरिगीति का छंद हो गया। छंदों की क्लास चल रही है। उससे पहले हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि इतिहास के लिए एक नींव की ईंट का काम करती है, वो पुस्तक जो कक्षा 11-12 के अंदर कॉमन रूप से चला करती है, वो भी हमने आपको पढ़ा दी है। 42 वीडियोज उसके बने थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है 9 से 12 वाले पाठ, काव्यशास्त्र और ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इस नाम से तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर सभी वीडियो अभी तक जो पाठ्यक्रम हुआ है वो देख लीजिएगा। अब आज के अध्याय पर हम आते हैं साहब। अब आप बोलते हो, आप सोचोगे जो पहले से जुड़े हुए कि सर जी ये शुरू में ये मत बताया करो। ये इसलिए बताते क्योंकि नए साथी जो जुड़ते हैं उन्हें पता नहीं क्या कुछ हो गया, तो बताना लाजमी है। और मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको दे रहा हूँ ईमानदारी से, तो मेरा भी मन करता है कि लाइक शेयर के लिए बोल दूँ तो आप कर देंगे, क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हैं। फिर चलो छोड़ो रे यार, कौन करेगा। तो आपके तो एक शेयर से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक शेयर से 2 लोग भी जुड़ते हैं, अच्छी बात है, उनकी मदद हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं कि चलते चलते अंत नहीं, चलते चलते अंत नहीं और अंत बिना छुटकारा नहीं। इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की और पहचान लेने की। ये सारी बातें कहाँ पर है? लद्दाख में राग विराग, वहाँ से ली गई है। तो ध्यान रखना कि चलते चलते अंत नहीं और अंत बिना छुटकारा नहीं। इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की और पहचान लेने की। बात करते हैं कृष्णनाथ साहब के परिचय की, जीवन परिचय की। सन 1934 में जन्म होता है वाराणसी में, ठीक है। रचनाओं की बात करें तो लद्दाख में राग विराग, जहाँ से वो पंक्तियाँ लिखी गई है। किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, जो आज हम अध्याय देखेंगे उस अध्याय का नाम है स्पीति में बारिश। पृथ्वी परिक्रमा, ये इनकी रचनाएं सभी। हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का है जो इन्होंने संपादन भी किया साहब। सम्मान की बात करें तो लोहिया सम्मान से ये नवाजे गए और 2016 में निधन हो जाता है, ठीक है। जिनमें लद्दाख में राग विराग और स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, ये जरूर है जो आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें कृष्णनाथ साहब के व्यक्तित्व की, तो इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हमारे सामने जो आते हैं, जिनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर है जो हो जाता है। MA किससे करते हैं? अर्थशास्त्र से करते हैं। ये बौद्ध दर्शन में उनकी क्या गहरी पेट है, रुचि है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान है और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के क्या है प्रोफेसर भी है जो रहे। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, दोनों में पारंगत है।
और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका क्या जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे। तो ये जरूर ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए कृष्णनाथ साहब किस पत्रिका के संपादक मंडल में रहे, कल्पना के। और अंग्रेजी की हम बात करें, अंग्रेजी पत्रिका की, क्योंकि हिंदी की तो कई रचनाकारों के संपादक मंडल में रहते, संपादन करते हैं, लेकिन विशेष तौर से अंग्रेजी वाला जरूर ध्यान में रखना। अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी है जो किया। मैनकाइंड पत्रिका का, इंग्लिश पत्रिका का मैनकाइंड नाम है, उसका संपादन भी इन्होंने किया। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। राजनीति हो, पत्रकारिता हो या फिर अध्यापन की प्रक्रिया हो, इससे गुजरते गुजरते वे क्या बौद्ध दर्शन की ओर है जो मुड़ गए। इनका ध्यान बौद्ध की ओर आकृष्ट हो गया। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का क्या अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक कौन, जय कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें क्या शामिल थे। और बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ है जो लिखा है साहब। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की जो सृजन की जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए, यात्राएं करने लगे इधर उधर। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, बिल्कुल वैचारिक धरातल पर। दूसरी सांसारिक अर्थ में, वास्तविक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से हैं जो जुड़े हुए। ऐसे ऐसे स्थानों पर घूमना जाना, ये जाना चाहते थे जो भारतीय मिथकों से क्या भरे पड़े थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, कि उनको मैं देखूं वहाँ पर वास्तविकता क्या है। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया ना, इस यात्रा को शब्दों में गढ़ना शुरू किया, तो जो यात्रा वृत्तांत जैसी क्या एक विधा है जो अनूठी विलक्षणता से है जो भर गई। कुछ विशिष्ट तरीके से ये इनकी सृजनशैली रही साहब यात्रा वृत्तांत को लेकर। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन है जो करते चलते हैं। ध्यान में रखना, इस पंक्ति को हाईलाइट कर लीजिए कि कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ केवल वो पर्यटक नहीं होते, केवल घूमने फिरने की दृष्टि से नहीं जाते हैं केवल, बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन है जो करते चलते हैं। कोई तत्ववेता हो जाए, कोई तत्व को खोज करने वाला हो। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। मतलब उसके जहाँ भी जाते हैं, जिस चीज़ को भी देखते हैं, जिस भी स्थान को देखते हैं, उसके पीछे क्या है, पीछे की कहानी क्या है, उसको उघाड़ कर देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ होगा। और ये वे स्मृतियाँ हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमान्य से क्या गहरा रिश्ता रहा है। और पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की क्या प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। ऐसा लगता है कि जो भी जहाँ की भी स्मृतियाँ इनको समेटनी है, वो स्मृतियाँ भी ये सोचती है कि कृष्णनाथ आए और हमको देखे, हमको उघाड़े और हमारे पर्दे के पीछे क्या क्या कहानियाँ रची बसी गई है उनको वो लिखे और जनमानस तक है जो ले जाए कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है। कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार जो समेटे, ये किसी स्थान विशेष की बात करते हैं लेकिन उसको भी उसके पर्दे के पीछे की कहानी को यानी कि इतिहास से लिंक करते हैं, पुराणों से लिंक करते हैं, वो सारी की सारी जोड़कर जो प्रस्तुत करते हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है और वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो कुछ उन्हें क्या नया लगेगा, कुछ कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह अब क्या है पूरी हुई है साहब। आज का जो अध्याय है वो है स्पीति में बारिश, एक क्या यात्रा वृत्तांत है। विधा पूछ ली जाए स्पीति में बारिश की तो क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ध्यान में रखना। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है, तो यह भी ध्यान में रखना है, स्पीति का हिमाचल के मध्य में स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक
और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य जो पर्वतीय स्थल है उनसे क्या है, अलग है, भिन्न है, विशिष्ट है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और वहाँ का जो भूगोल है ना उसका वर्णन किया है। स्पीति में बारिश अध्याय के अंदर क्या चीज़ मिलती है, ध्यान में रखना, स्पीति की जनसंख्या के बारे में, ऋतुओं, फसलों, जलवायु और वहाँ का जो भूगोल है, क्लाइमेट है, उसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन है जो देखने को मिलेगा साहब। जो परस्पर एक दूसरे से क्या संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, स्पीति में रहने वाले लोगों के लिए कठिनाई भरे जीवन का भी क्या वर्णन है, लोग किस प्रकार से क्या जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को क्या बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना, ठंडे रेगिस्तान यानी जैसे स्पीति, ठंडे रेगिस्तान की तरह स्पीति, उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग है जो बन सकता है साहब। अब देखते हैं हम स्पीति में बारिश अध्याय को, और क्या है ये, एक यात्रा वृतांत है। विधा लिख लीजिए आप। देखिए साहब, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की एक तहसील है। स्पीति क्या है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की क्या है, तहसील है। और लाहौल स्पीति का यह योग भी क्या आकस्मिक ही है एक। इनमें बहुत योगायोग नहीं है ज़्यादा। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। यहाँ तक लोग कम पहुँचे तो इतिहास में भी ये आपको क्या कम ही देखने को है जो मिलता है साहब। ठीक है। अलंग है भूगोल, इसको लांगा नहीं जाए, यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का जो योग है वो प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। ये स्थानों के नाम है। फिर भी हम बात करें तो केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो है जो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी है जो क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है, ये इतनी दूरी है। प्राचीन काल में हम बात करें तो ये रोचकता से यात्रा वृत्तांत को है जो लिख रहे हैं कि प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का एक अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। ठीक है, अलग अलग के अंडर में रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल इसका संहार भी है जो करता है। यानी कि इस तरह का वहाँ पर वातावरण है कि हर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता वहाँ पर, कि चाहे आज ये कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दें और वो कर दें, नहीं साहब, इतनी हर कोई उन परिस्थितियों में जो रह नहीं सकता। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, एक बहुत अच्छे एक्सप्लोरर हैं, यात्री हैं, वीजा टू एक्सप्लोर करके उनका चैनल है। उन्होंने अभी स्पीति की वीडियो सीरीज चलाई थी, स्पीति की यात्रा उन्होंने की थी। तो कंप्लीट स्पीति का जो भी जितना भी क्लाइमेट है, वहाँ की चीज़ें हैं, वो सारी उन्होंने बता रखी है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करना स्पीति टूर वीजा टू एक्सप्लोर, तो आपको स्पीति के बारे में बहुत अच्छा लगेगा जानकर, और देखोगे वहाँ क्लाइमेट तो मन करेगा यार हम भी यहाँ पर घूम के आए, लेकिन वहाँ रहना है जो बहुत दुष्कर, वहाँ के लोग वहाँ अच्छे से हैं जो रहते हैं। वो सारी चीज़ें इस अध्याय में भी हम देखेंगे। ठीक है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत है जो बीत जाता था, इतना समय लग जाता था उसे। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का क्या तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा से मैंने देखा था। अब क्या देखा वो आगे देखिए कि जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या फिर एक दूसरे को पकड़ कर जो बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर जो भाग गए। उसने स्पीति को
और वहाँ के विहारों का जो लूटा था किसने, जोरावर सिंह ने। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखना। स्पीति में जनसंख्या जो है लाहौल से भी कम है। ये मतलब यात्रा प्रदान को बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 है जो रही है। ध्यान में रखना, 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति में जनसंख्या के लाहौल से भी कम थी। कितनी थी? 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। और इसका जो क्षेत्रफल है मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, दोनों के साथ मिला, लाहौल के साथ जोड़कर देख लीजिए 12,015 वर्ग किलोमीटर। स्पीति का अलग क्षेत्रफल है जो नहीं दिया गया है, लाहौल के कमांड में दिया गया है। ये इंपीरियल गजेटियर यानी ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार ये क्षेत्रफल क्या है? 2155 वर्ग मील है। ठीक है, इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है और 1901 में ये प्रति वर्ग मील क्या 2 से भी कम थी। प्रति वर्ग मील में 2 लोग ही रहते थे। लाहौल, अब देख लो कितने कम लोग रहते हैं वहाँ पर। लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था। जैसे ब्रिटिश राज में था वैसे के वैसे एज इट इज मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेजों को स्पीति का प्रशासन किस प्रकार से मिला? 1846 में मिला। कश्मीर के राजा कौन? गुलाब सिंह, उनके जरिए मिला। ध्यान में रखना, अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में क्या प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो छोड़ो उनको। 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ये ब्रिटिश अधीनता में है जो आए। कब? 1846 में। और पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे ये। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में क्या शरीक कर दिए गए, शामिल। और लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा जो चलाया जाता था। नोनो यानी कह सकते हैं वहाँ का स्थानीय शासक, स्थानीय शासक द्वारा ही चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो है जो कार्य करता रहा और इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था केवल। तो लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही है जो मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को क्या रानी मानते हैं साहब। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ एक, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को क्या विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ क्या नहीं लागू होते थे। ये ब्रिटिश भारत की बात है। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो का जो दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना हो या छोटे छोटे फौजदारी के जो मुकदमे उनका फैसला करना हो, ये सभी के सभी शामिल थे नोनो के अधीन। और उसके ऊपर के जो मामले होते थे वह कमिश्नर के पास है जो भेजे जाते थे। उन दिनों लाहौल स्पीति का क्या वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में जो मिलता है। और स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक है जो अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र क्या केलंग में है। वहीं 1966 में हम बात करें तो जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना ना, तो लाहौल स्पीति और उसका जो उत्तरी छोर का है जो जिला हो गया। यानी कि अभी कहाँ पर है ये? हिमाचल के अंतर्गत आता है। 1966 में जब हिमाचल राज्य बना, हिमाचल प्रदेश बना, तो लाहौल जो स्पीति है उसका जो उत्तरी छोर है, ये उत्तरी छोर का है जो जिला बन गया, यानी ऊपर में टॉप में। और ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र भी है। ध्यान में रखना। ये स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो ये सवाल है जो बन सकता है, इसकी स्थिति है जो अक्षांश देशांतर स्थिति पूछा जा सकता है स्पीति की। तो ध्यान में रखना, आप नोट कर लीजिए। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। पहाड़ है चारों तरफ, मतलब इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। और ये पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से जो अलग करते हैं साहब। इसकी जो मुख्य घाटी है इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग
16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में है जो बहती है, जो स्पीति है वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में जो मिलती है। उस वीडियो विजा टू एक्सप्लोर में आप स्पीति का उनके द्वारा वर्णन देखोगे तो वहाँ पर वो लगभग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेरी इस स्पीति नदी से क्या प्रीति है, मुझे ये स्पीति नदी ज़्यादा प्रिय है। स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। पिन की घाटी मान भाई ने इसका किस्सा सुनाया, मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है, ये आपको देखने को मिलेगा उसमें। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग हैं जो बसते हैं साहब। अचरज ये नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज ये है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं यहाँ पर इस क्लाइमेट में। मैंने जब स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। इतनी 8-9 महीने शेष दुनिया से कट जाते हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर है जो गर्म रख सके, वृत्ति नहीं है कुछ, फिर क्यों रहते हैं। सुख सुविधाएं नहीं उतनी, क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपने जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और वो जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर बातों के साथ साथ ये सब कारण है। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। कोई तर्क है जो नहीं है, और कोई तर्क नहीं है। यहाँ रह रहे हैं मतलब रह रहे हैं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते साहब। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है साहब। संसार और जो निर्वाण है ये अतर्क है, तर्क के ही पार की बात है साहब। देखिए साहब, इतना समर्पण से, इतना आपको मेरे साथ इस तरीके से शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले, तो धीरे धीरे आपको पाठ में भी रुचि बनी रहेगी और पाठ कंप्लीट भी होते रहेंगे सारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, जोड़ा करें, उन्हें कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें, लाइक भी किया करें। आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। परे है स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है साहब। यात्रा वृत्तांत वर्णन करते चल रहे हैं, पहाड़ों से भी मेरा परिचय थोड़ा नाता है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे हैं, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। और इस व्यथा की जो कथा है इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में है जो नहीं कही जा सकती है। ठीक है मामला। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी है ना, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। तो बताएंगे यहाँ से लेकर ये है वे जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की एक घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब क्या हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है, शिवालिक या पीर पंजाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, और ये तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है और इसमें ही क्या लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। ध्यान में रखना, श्री कनिंघम के अकॉर्डिंग जो लाहौल की समुद्र की सतह से जो ऊंचाई है वो 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट है जो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए है ना, उनमें से जो उत्तर में है उससे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें आप। और बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का जो अनुमान है वो 16,221 फीट है, जो लगाकर 16,500 फीट तक जो लगाया जा सकता है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है साहब। और दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, ओ मणि पद में हूँ, तो इनका बीज मंत्र है ये। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं।
ठीक है। कहीं इसको तो ध्यान में रखना, इसको ओ मणि पद में हूँ, बुद्धों के माने मंत्र ध्यान में रखना। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं रखा गया है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि ये नाम उन श्रेणियों को जो दे डालना है क्या सहज है साहब। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई क्या 21,646 फीट बताई गई है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई कितनी बताई गई है 21,646 फीट, ध्यान में रखना। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से भी ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची है साहब। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाए, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करे, यानी कि इनको फतेह करे, जाए देखे, उस आनंद का अनुभव करे जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही है जो प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से हैं जो उदास हो गई है। युवक युवतियाँ किल्लोल करे तो ये भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्फीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले, ये एक युवा निमंत्रण है। यानी कि यहाँ आए और जिए खेले करे तो इनको भी यहाँ पर ऐसे लगेगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। किसका? माने का, जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे थे। और इसके उच्चारण से करुणा की जो उत्पत्ति होती है, ध्यान में रखना इस बात को भी साथियों। आप देखिए, ये स्पीति का एक थोड़ा सा नज़ारा है। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। कितनी? दो ही। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। तो यहाँ पूरे वसंत ऋतु का मामला तो जून से सितंबर। शेष वर्ष क्या रहती है? शीत ऋतु रहती है साहब। वसंत में जुलाई में औसत तापमान क्या 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही है जो की जा सकती है, केवल कभी रह कर है जो देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल है जो फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ है जो पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से क्या ज़्यादा पड़ती है। कहाँ? स्पीति में। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ और जो खुले अंग है उनमें जैसे सूल की तरह जो चुभती है सर्दी हवाएं। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही है जो करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यहाँ वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कैसे? प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। इस प्रकार से ही होता है। यहाँ ये पावस यहाँ नहीं पहुंचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह ये जानते नहीं है कि बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपाती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। ये यहाँ के लोगों को पता नहीं है। ये यहाँ के लाहौल स्पीति के नर नारी जो समझ नहीं पाएंगे। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे क्या
कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जो जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियाँ और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई है, वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे हैं जो पूरी करें, सब मनोकामनाएं पूरी करें। तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगी कि ये देवता कौन है और कहाँ रहता है, ये क्यों नहीं आता है साहब। यहाँ की मतलब यहाँ वो एनवायरनमेंट नहीं है, दूसरी जगह वाला। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु या मन की साध पूरी नहीं करती, धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है केवल। मुख्य फसलें स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ है जो मुख्य हिसाब। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, उन पर बनाए कूल हैं और ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में जो नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल है जो उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और जो स्रोत पहुंचाया जाए, पानी का जुगाड़ हो। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह ये कारण है जो यहाँ पेड़ है जो नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान रहती है। आगे हम देखें तो वर्षा यहाँ एक घटना है। वर्षा का होना क्या है? घटना की वर्षा हो गई मतलब कुछ विशेष घटना हुई है, एक सुखद संयोग है ये। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, काजाकिस्तान का नाम, वहाँ के डाक बंगले में सो रहे थे, तो लगा कि कोई खिड़की है जो खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन आया होगा? लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला है जो खिड़की का एक पल्ला है ना, एक किवाड़ खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, जैसे पल्ला भिड़ा दिया गया हो। उसकी आड़ से मैं देखने लगा, भिड़ाकर देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें जो है पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुग छेन को है जो हवा बजा रही थी। वाद्यंत्र महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। लोग कह रहे थे कि आपकी यात्रा शुभ है, बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो ये था अध्याय। कैसा लगा? शब्दार्थ देख लेते हैं। अलंघ है जिसे लांगा या पार न किया जा सके। स्वायत्त, स्वतंत्र। अतर्क यानी तर्क न करने योग्य। आर्तनाद, दर्द भरी ऊंची आवाज़। पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है। मातम्य, महिमा। कुव्वत यानी बल, शक्ति। षड ऋतुएं, 6 ऋतुएं देख लीजिए। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत पूछा जा सकता है। तुषार, हिमबर्फ। धूमछेन जैसे मैंने बताया एक प्रकार का वाद्य यंत्र। महाशंख जिसे फूंक मार कर जो बजाया जाता है। तो यह था अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3300 से ज़्यादा लोग जुड़े। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचनाएं डालता रहता हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक, आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी समस्याएं आती है आपके सामने, तो मैं प्रयास करता हूँ उनको सरल तरीके से उनका निस्तारण है जो बताऊँ, ताकि आप जीवन में सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।